नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। फ्रेंड्स, आज की डेट है 11 सितंबर 2020 और आज के इस लेक्चर में जो हमने 10 सितंबर का डिस्कशन हम नहीं कर पाए थे, उसकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उन्हें भी हमने आज इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले आज हमारी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में एक आर्टिकल। देन वी विल डिस्कस अबाउट एन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी गोविंद वल्लभ पटेल पंत। ऑलराइट, देन विल डिस्कस अबाउट दो टाइफून हैं रिसेंटली हिट किए हैं, मैसाक एंड हाइसेन। ठीक है ना, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो अभी लॉन्च की गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक इंडेक्स है ईज 2.0 बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा से रिलेटेड। ठीक है, कंटेस्ट यह है कि जो हमारे लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के, जिनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह, इनकी जो टर्म है वो एक्सपायर हो गई है। ठीक है, अब एक नया इलेक्शन होने जाना है, ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की पोस्ट के लिए। तो उसी से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है। देखिए, जो आपकी डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल 89 के अंदर मेंशन है। ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन कौन हो सकता है? तो जो मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं उन्हीं में से एक व्यक्ति को डेप्यूटी चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। बाकी जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, आपको पता है वो कौन होता है? वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, उसके लिए अलग से कोई इलेक्शन नहीं होता है जब वो स्पीकर बनता है, वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है। ठीक है ना, जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो अपनी उस पोस्ट के कारण राज्यसभा का स्पीकर हो जाएगा। ठीक है, चेयरमैन हो जाएगा। ठीक है, स्पीकर नहीं, स्पीकर हम बोलते हैं लोकसभा के चेयरपर्सन को। ठीक है, और यहां पर हम बोलते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ऑलराइट, ठीक है, तो डेप्यूटी चेयरमैन के लिए इलेक्शन होगा अमंग्स इट्स मेंबर। ठीक है, जो भी उसके मेंबर्स होंगे उसमें से एक व्यक्ति को चुन लिया जाएगा। ठीक है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं डेप्यूटी चेयरमैन के? तो देखिए, इसका एक जो प्राइमरी फंक्शन है वो यही है कि जब कभी भी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एब्सेंट होगा, वैकेंट होगा, उसकी पोजीशन वैकेंट होगी, तब डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो चेयरमैन के फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। ठीक है, हाउस की जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उनको परफॉर्म करने का जो काम होगा वो डेप्यूटी चेयरमैन के ऊपर आ जाएगा। जिस समय ये चेयरमैन की पोजीशन को होल्ड करेगा तो इसके पास सारे के सारे चेयरमैन के राइट्स होंगे। ठीक है, इसका एक काम यह भी होता है कि जो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ हाउस है उसको बनाए रखे। ठीक है, इसके पास क्या पावर्स होती हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जो आपका डेप्यूटी चेयरमैन होता है वो सबऑर्डिनेट नहीं होता है चेयरमैन के। ठीक है, चेयरमैन जो होता है वो हाउस का मेंबर नहीं होता है, आपको पहले फिर से मैं बता दूं। ठीक है, जो चेयरमैन है वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर होता है। ऑलराइट, ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन को जो सैलरी वगैरह मिलती है, रेगुलर सैलरीज मिलती है ना, अलाउंसेस मिलते हैं, और जो अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, सैलरी मिलती है, वो पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स्ड होती है। ठीक है, उन सैलरीज को कहाँ से आती है? उसकी जो सैलरी होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। ऑलराइट, ठीक है, इसकी इलेक्शन प्रोसीजर क्या होती है? देखिए, सबसे पहले तो जो भी एक मेंबर होगा राज्यसभा का, उसे एक व्यक्ति को नॉमिनेट करना होगा। ठीक है ना, वो एक नाम आगे रख देगा कि भैया मैं, मान लीजिए इस व्यक्ति को, ए व्यक्ति है, इसे जो है मैं चाहता हूं कि ये जो है डेप्यूटी चेयरमैन बने। ठीक है, फिर क्या करेगा एक दूसरा व्यक्ति? ठीक है, वो क्या करेगा, इस नाम को, ए व्यक्ति का जो नाम है उसे सेकंड करेगा, यानी कि उसका सपोर्ट करेगा। ठीक है, कि हाँ हम भी इसका सपोर्ट करते हैं। फिर क्या होगा, वो व्यक्ति इलेक्शन लड़ देगा, किसका? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का। ठीक है, फिर इलेक्शन होगा, वोटिंग डलेगी, जिस भी व्यक्ति को हाईएस्ट वोट मिलेंगे वो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नियुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सा इलेक्शन था, सिंपल सी प्रोसीजर थी, सिंपल सा आर्टिकल था। उम्मीद है आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अगला बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड। ठीक है, कंटेस्ट क्या है? देखिए, एक आपके व्यक्ति हैं जिनका नाम है विजयसाई रेड्डी, जो कि एक राज्यसभा के मेंबर हैं। ठीक है, ये कौन सी पार्टी से हैं? तो ये आपकी वाईएसआर कांग्रेस के लीडर हैं। ऑलराइट, ठीक है,
कंटेस्ट ये था कि इनके खिलाफ बोला गया था कि इनको आप सस्पेंड कर दीजिए क्योंकि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किए हैं, ठीक है। तो प्रधान जो हमारे राष्ट्रपति हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने उस जो कंप्लेंट थी इनके अगेंस्ट उसको रिजेक्ट कर दिया है। ऑलराइट, ठीक है। कंटेस्ट क्या था, ऐसे इनके ऊपर क्यों एलिगेशंस लगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के? तो देखिए, ये जो व्यक्ति हैं आपके विजय साई रेड्डी, ये एक पोजीशन होल्ड किए हुए हैं। किस नाम से उनकी पोजीशन है जिनको ये होल्ड किए हुए हैं? तो वह स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एट आंध्र प्रदेश भवन, ठीक है। ये पोजीशन पर बने हुए। इसके अगेंस्ट इनके ऊपर लेजिस्लेशन फाइल की गई थी कि भैया इनको आप हटा दीजिए। राष्ट्रपति को इनको फाइल किया गया कि एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, आपको पता है, जो राष्ट्रपति होता है वो अगर इस प्रकार का कोई मैटर होता है, ठीक है ना, किसी एमपी या फिर एमएलए के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई बात उसके पास जाएगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेगा, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो बोला कि नहीं, ये जो पोस्ट पर बने हुए हैं, ठीक है ना, विजय साई रेड्डी, इन्हें इस पोस्ट पर रहते हुए कोई अलग से बेनिफिट नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, कोई फाइनेंशियल गेन नहीं होता है इनके, ठीक है ना। तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में लाई नहीं करता है, ठीक है। तो इनके ऊपर प्रोसीडिंग्स नहीं चलनी चाहिए, इनको हटाया नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें कि किसी एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई कब किया जा सकता है, तो इसके बारे में आर्टिकल 102 में लिखा हुआ है फॉर एमपीज, और एमएलएस के लिए यही बात लिखी हुई है आर्टिकल 191 में। ऑलराइट, ये बात आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन से आर्टिकल में किसके बारे में लिखा हुआ है। 102 में एमपी के रिमूवल से रिलेटेड बात लिखी हुई है, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बात लिखी गई है, और 191 आर्टिकल में एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बातें लिखी गई हैं, ठीक है। क्या बताया गया है कि एक व्यक्ति को कब डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? जब उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो, ठीक है। अगला क्या है? बीइंग अनसाउंड माइंड, अगर वो व्यक्ति जो है अनसाउंड माइंड हो उसका, ठीक है। फिर बीइंग एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, उसने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया हो, या फिर नॉट बीइंग एन इंडियन सिटीजन और एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, इंडिया का सिटीजन ना हो और किसी और कंट्री की सिटीजनशिप उसने एक्वायर कर ली हो। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, ठीक है। देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इसे स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी इसको डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन किया गया है, ना ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब इसको डिफाइन करने का काम जो है वो जुडिशरी के ऊपर सौंप दिया गया है कि जुडिशरी बताएगी, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड करेंगे कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड करता है या नहीं। इलेक्शन ऑफ कमीशन कैसे डिसाइड करेगा? तो वो जो जुडिशरी की अलग अलग जजमेंट्स है ना उनको देखेगा, ठीक है। देखिए, एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, कौन सा केस था आपका? प्रद्युत बारडोलोई वर्सेस स्वपन रॉय 2001 केस, ठीक है। इसमें क्या बताया गया था? इसमें थोड़ा सा बताया गया था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, उसको डिफाइन करने की कोशिश की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोला इन्होंने कि सबसे पहले तो when the government exercises control over appointment, removal and performance all the function of the office, अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा ऑफिस होल्ड किया हुआ है जिसको अपॉइंट करने का काम कौन कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है, उसको हटाने का काम भी गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। उसके फंक्शंस जो हैं वो भी कौन डिफाइन कर रहा है? गवर्नमेंट डिफाइन कर रही है। तो वो जो ऑफिस होगा वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर लाया करेगा, ठीक है। अगली चीज, वेदर द ऑफिस हैज एनी रिम्यूनरेशन अटैच टू इट, कोई अलग से बेनिफिट उसको उस पोस्ट पर रहते हुए मिल रहे हो, ठीक है, तब भी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर लाई करेगा, ठीक है। थर्ड है, व्हेन द बॉडी इन विच द ऑफिस इज हेल्ड हैज गवर्नमेंट पावर्स, ठीक है, उसके उस पोस्ट पर रहते हुए उसे कोई गवर्नमेंट की पावर्स मिल रही हो। गवर्नमेंट की पावर्स कैसे हो सकती हैं? यानी कि वो कोई मनी को रिलीज कर सकता है किसी स्पेशल जगह के लिए, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ लैंड कर सकता है, लैंड वगैरह अलॉट कर सकता है, ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंसिंग कर सकता है, ठीक है ना। या फिर अदर गवर्नमेंट के साथ जो पावर्स होती है, गवर्नमेंट के पास और क्या पावर्स होती हैं? वो ट्रांसफर्स कर सकता है किसी एम्प्लॉइज का, ठीक है। इस प्रकार की अगर जो पावर्स उसको मिल रही हैं उस पोस्ट पर रहते हुए तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। अगला दिया हुआ है कि वेदर द ऑफिस enables the holder to influence by any way of patronage, उसको पैट्रोनेज दी जा रही हो उस ऑफिस पर रहते हुए, ठीक है, किसी भी प्रकार से वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। इस प्रकार की जो अगर ये चार बातें आती हैं तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में लाए करेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है।
चलते हैं आगे और समझते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है गोविंद वल्लभ पंत से रिलेटेड। ठीक है, कंटेस्ट क्या है कि 10 सितंबर को हमने इनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, यहाँ पर ये दब गया, ये 130th बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है, ऑलराइट। इनका जन्म कब हुआ था? तो पंत जी का जन्म हुआ था 10 सितंबर 1887 में। ठीक है, कहाँ पर? उत्तराखंड एट अल्मोड़ा, उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था, उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग करते थे। ठीक है, इन काशीपुर ही स्टैब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड प्रेम सभा। तो आपको ये याद रखना है कि प्रेम सभा को स्टैब्लिश करने वाले व्यक्ति पंत थे। ठीक है ना, कौन से पंत? गोविंद वल्लभ पंत। ऑलराइट, ठीक है। दैट स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स सेवरल रिफॉर्म। इन्होंने ना, इनका काम ही ये रहा है, इनको अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये इनकी जो पर्सनालिटी है वो पूरी रिफॉर्म से रिलेटेड है, सारे काम इन्होंने रिफॉर्म से रिलेटेड किए हैं। ठीक है, एक एक्टिव पर्सन भी थे, एक एक्टिव पॉलिटिशियंस भी थे। ठीक, हम समझेंगे आगे चल के इनके बारे में, देखेंगे कि क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं, क्या क्या काम इन्होंने किए हैं। ठीक है, ही आल्सो सर्व्ड एज अ स्कूल फॉर फ्रॉम शटिंग डाउन ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऑलराइट, इन्होंने कौन कौन से ऑफिसेस हेल्ड किए हैं? तो देखिए, ये फ्रीडम के बाद, ठीक है ना, आज़ादी के बाद पहले चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ही सर्व्ड एज इंडियाज होम मिनिस्टर। ठीक है, आपको पता होगा इंडिया के जो होम मिनिस्टर थे ये रहे हैं। ठीक है, कब से कब तक? तो 1955 से लेके 1961 तक इंडिया के होम मिनिस्टर भी ये रहे। ठीक है, फिर इट वॉज ड्यूरिंग हिज टेन्योर दैट स्टेट वर रीऑर्गेनाइज्ड एज लिंग्विस्टिक लाइन्स। ठीक है ना, स्टेट आपको पता होगा, स्टेट को लिंग्विस्टिक बेस पर बनाने का जो है प्रोविजन आ गया था और इनके द्वारा ही वो काम पूरा किया गया। ठीक है, इन्हें भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया। कब? 1957 में। ऑलराइट, इनके हम कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो हम जैसा कि डिस्कस कर रहे थे, ये एक पॉलिटिशियंस भी थे। ठीक है, ये एक्टिव जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उससे भी जुड़े हुए थे। ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में हुई हैं, ठीक है ना, वो उसमें भी इनका पार्टिसिपेशन रहा है। तो देखिए, साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध किया। ठीक है, गांधी जी के फॉलोअर थे ये, तो मैसिव सॉल्ट मूवमेंट में भी इनका पार्टिसिपेशन रहा। ठीक है ना, और इन्होंने एक सॉल्ट मूवमेंट स्टार्ट भी किया। ठीक है ना, कहाँ पर? यूनाइटेड प्रोविंस में, जो अभी उत्तर प्रदेश है ना आपका, उसको पहले वो यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। तो वहाँ पर इन्होंने एक सॉल्ट मूवमेंट भी निकाला। ठीक है, उसके लिए इनको देहरादून जेल में भी भेजा गया मई 1930 में। ठीक है ना, इन्होंने किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया? तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटी जो दिया गया था। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज कौन से एक्ट के द्वारा दिया गया था? आपके ऑप्शन है 1909 एक्ट, ठीक है ना, 1990 एक्ट या 1935 एक्ट। ठीक है, ये तीन ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। आपको बताना है कौन से एक्ट के थ्रू ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज को दिया गया था। ठीक है, और सेपरेट इलेक्टोरेट पहली बार कौन से एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था ये भी बता दीजिए। ठीक है ना, काम हो जाएगा बढ़िया से अपना। ऑलराइट, ठीक है। फिर इन्होंने और क्या काम किया? इन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का काम किया। देखिए, कॉटेज इंडस्ट्री को ना सपोर्ट करने का काम महात्मा गांधी ने भी किया था। ऑलराइट, ठीक है। फिर उन्होंने और क्या काम किया? ही वर्कड एज अ प्रोटेस्ट फार्म। सारे काम इनके प्रोटेस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करने का काम किया है। ठीक है, ड्यूरिंग हिज टेन्योर, इनके टेन्योर के दौरान, ठीक है ना, ये टेन्योर के दौरान यानी कि ये जो है ये मेंबर भी रहे थे आपकी प्रोविंस के। ठीक है ना, जो आपकी प्रोविंस लेजिस्लेचर असेंबली हुआ करती थी उस टाइम पे, फ्रीडम से पहले, ठीक है, आज़ादी से पहले, उसके ये मेंबर भी थे। तब इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को रेस किया था, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने की बात की थी। ठीक है ना, एंड चैंपियन द कॉज ऑफ फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन। ऑलराइट, तो ये पॉइंट्स आपको इनके बारे में पता होने चाहिए। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि 2 टाइफून से रिलेटेड है। 2 टाइफून ने हिट किया है। क्या नाम है? एक का मैसाक, एक का नाम है हाइसेन। ठीक है ना, कहाँ कहाँ पर हिट किया है इन्होंने? तो देखिए, जो कोरियन पेनिनसुला है, ठीक है ना, एंड जापान, ठीक है, जो आपका कोरियन पेनिनसुला और जापान वाला जो रीजन है, कहाँ पर आता है आपका? ये वाले रीजन। इस मैप में देखिए आप, यहाँ पे आपका कोरियन पेनिनसुला लाई करता है। ठीक है ना, और यहीं पे आपका जापान भी है। ठीक है, कोरियन पेनिनसुला में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। ऑलराइट, ठीक है। हम समझते हैं कि टाइफून होते क्या हैं। देखिए, टाइफून ना कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पर जिन्हें हम साइक्लोन बोलते हैं ना, बस आप जापान में जाओगे तो वहाँ पर इन्हें टाइफून बोलेंगे। ठीक है, जो साउथ चाइना सी वाला रीजन है, ये पूरा जो साउथ चाइना सी वाला रीजन है, यहाँ पर जो भी साइक्लोन्स आते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें टाइफून्स कहते हैं। इंडियन ओशियन में हम इन्हें साइक्लोन्स कहते हैं। ऑलराइट, जब यही चीज़ आपके अटलांटिक ओशन में आते हैं, अमेरिका वाले रीजन में आते हैं, तो हम इन्हें हरिकेन्स कहते हैं।
ठीक है। टोर्नेडो हम इन्हें कहाँ कहते हैं हम, तो वेस्ट अफ्रीका और साउथ यूएसए वाला रीजन है, वहाँ पर इन्हें टोर्नेडोज कहा जाता है। और विली विलीज हम इन्हें ऑस्ट्रेलियन रीजन में कहते हैं, ये यहाँ पर इनको विली विलीज कहते हैं। ऑलराइट, सेम ही चीज़ है, ठीक है ना। ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में आप ऑलरेडी ज्योग्राफी में पढ़ते ही हैं। क्या होता है, हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। देखिए, ओरिजिनेट ये क्या होता है, कब होता है, इनकी क्या कंडीशन है। तो जब भी कभी एक बहुत इंटेंस लो प्रेशर की सिचुएशन अराइज होती है, ठीक है ना, लो प्रेशर की कंडीशन आएगी, यानी कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कहाँ पर, सी में, ठीक है ना। ऑलराइट, तो वहाँ पर क्या होगा, जो आपके साइक्लोन है वो वहाँ पर राइज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर ये मूव करता है लैंड पर और लैंड मास को हिट करता है, ठीक है ना। इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, इसकी स्पीड जो है 119 किलोमीटर पर आवर और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। ये अपने साथ बहुत सारी हैवी रेन्स लेकर आता है। ऑलराइट, इसके बारे में आप ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ते हैं इसको, और साइक्लोन्स को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारी अगली इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से रिलेटेड, ठीक है ना। ये योजना बहुत रिसेंटली ही रिलीज की गई है, लॉन्च की गई है, ठीक है। इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया। ऑलराइट, ठीक है। क्या मकसद है, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है आपको। एक सीरीज और हमारी चल रही है जहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, ठीक है ना। आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे हमारे उस सीरीज को पढ़ रहे हैं तो उनको पता होगा, वहां पर मैं एक चीज बताता हूं कि जो भी आप गवर्नमेंट स्कीम को पढ़ो, एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कि वो जो स्कीम लाई गई है वो टारगेट कौन से सेक्टर को कर रही है, ठीक है। तो ये जो स्कीम लाई गई है ये मत्स्य संपदा, मत्स्य यानी कि फिश, ठीक है ना। तो फिशरीज से, फिश इंडस्ट्री जो है हमारे यहाँ पे इंडिया में, उसको ये टारगेट कर रही है, ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, समझेंगे थोड़ा सी देर में हम, ठीक है ना। ठीक है, तो फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर हैज बीन लॉन्च ऑन दिस ओकेजन। ऑलराइट, और अदर कुछ सेवरल अदर इनिशिएटिव भी हैं जो इस मिनिस्ट्री, इस पूरी योजना के अंदर लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। ये इस स्कीम को लॉन्च किया गया है एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर फिशरीज सेक्टर्स इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है। ऑलराइट, क्या एम है इसके, तो देखिए ये फिश इंडस्ट्री को टारगेट कर रहा है। तो अडॉप्ट क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोच, अलग अलग एरिया बेस्ड और क्लस्टर बेस्ड अप्रोच हम लगाएंगे, ठीक है। फिर फोकस स्पेशली ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना फिशरी सेक्टर्स में, ठीक है। एक्टिविटीज सच एज सीवीड एंड ऑर्नामेंट फिश कल्टीवेशन, आपको पता होगा ना जो शिप वगैरह मिलती हैं हमें, ठीक है ना, फिश जो आपने सीज से हमें बहुत सारे ऐसे ऑर्नामेंट्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है ना, उसमें भी हमें इंक्रीज करना है एम्प्लॉयमेंट्स को। ऑलराइट, ठीक है। एड्रेस क्रिटिकल गैप्स इन फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ें हमें डील करनी है। क्या होगा, मतलब कि फिश को पकड़ा जाए, क्वालिटी वगैरह अच्छी हो, क्वालिटी टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, मैनेजमेंट लाना है, मॉडर्नाइजेशन लेके आना है, इस प्रकार की चीज़ें। वैल्यू ट्रांसफर, वैल्यू चेन यानी कि आपने मछली को पकड़ा, फिर उसको पूरा प्रक्योर करने से लेके मार्केट में लाने तक की चीज़ वैल्यू चेन को कही जाती है, ठीक है। रोवर्ड फिशरीज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड फिशरीज वेलफेयर, ऑलराइट, ये सभी काम करने हैं, ठीक है ना। मकसद क्या है, ब्लू लेवरेशन लेके आना, ठीक है ना। कंसोलिडेट द अचीवमेंट्स ऑफ द ब्लू लेवरेशन एंड ब्रिंग न्यू इंटरवेंशंस, ठीक है। बहुत ईजी से एम्स हैं इसके, ऑलराइट, ठीक है ना। इसको इम्प्लीमेंट 2 फेजेस में किया जाएगा। पहला, द प्रोजेक्ट दैट विल कॉस्ट बोन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एक इसका प्रोजेक्ट होगा जो कि कौन, उसका जो फाइनेंस होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, तो पूरा का पूरा सेंट्रल सेक्टर स्कीम होने वाली है ये, यानी कि पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है। अब इस योजना के अंदर जो सब कंपोनेंट्स है, जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हैं, है ना, अदर एक्टिविटीज़ जो हैं, वो होगी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि उसको लिए पैसा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड होने वाला है, ठीक है। कौन कौन से अदर इनिशिएटिव हैं हम उन्हें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक है आपका ई गोपाला ऐप, ठीक है, एक ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। क्या मकसद होगा इसका, मकसद वही होगा कि आप जो है अपनी सारी एक्टिविटीज़ इसके ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है। आप मार्केट वगैरह सर्च कर सकते हैं इस ऐप पर, ऑलराइट, ठीक है। ये ऐप सिर्फ फिशरीज से रिलेटेड नहीं होगा, जबकि एनिमल हस्बेंड्री से भी रिलेटेड होगा। एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, आपके डेयरी इंडस्ट्री है, ठीक है ना, एग प्रोडक्शन वगैरह, पोल्ट्री वगैरह, ये सारी एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट होती हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसके अंदर एक सीमन स्टेशन स्टैब्लिश किया जाएगा, ऑलराइट, ठीक है। ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है आपका, उसके अंडर स्टैब्लिश की जाने की बात की गई है। कहाँ पर, पूर्णिया, बिहार में, ठीक है ना।
इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी इसके लिए, तो 84.27 करोड़ के यार, ठीक है। यहां पर और आपको अलग की प्रोविजंस मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्रिटिकल गैप्स इन फिशरीज वैल्यू चेन, ऑलराइट, जो गैप है, ठीक है, उसको हमें फिलफिल करना है। गवर्नमेंट विल लॉन्च, ठीक है, इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड मैराइन इनलैंड फिशरीज, ठीक है ना। मैराइन और इनलैंड फिशरीज दोनों को इसमें प्रोक्योर किया जाएगा, ठीक है। फिर पैसा वगैरह कितना आएगा देख लीजिएगा आप लोग, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी सारे प्रोविजंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं एक छोटा सा आर्टिकल जो कि है ईज 2.0 बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। एक इंडेक्स पब्लिश किया गया है, अब नाम से ही समझ में आ रहा है बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स, तो देखा जाएगा कि बैंक ने जो है कितना इंप्रूव किया है अपनी फैसिलिटीज को, ऑलराइट, ठीक है ना। क्या मेजर करेगा ये, बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक्स ऑन ईज वर फैसिलिटेड, ठीक है ना। बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक कौन सा रहे, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स आल्सो इनॉग्रेटेड एक डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस बाय पीएसबीज यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑन द ओकेजन, ठीक है ना। एक डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस को भी लेकर आया गया है, ठीक है। हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इस पूरे इंडेक्स से रिलेटेड। सबसे पहले तो ये लॉन्च कब किया गया था, जो आपका ईज रिफॉर्म एजेंडा है वो 2018 में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। जॉइंटली बाय गवर्नमेंट एंड पीएसबीज, गवर्नमेंट थे, आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी था, ठीक है ना। किसने कमीशन किया था, तो आपका इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है, ठीक है ना, उसने, और ऑथराइज्ड बाय बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप्स, ऑलराइट, ठीक है। फिर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन फॉर्म्ड ऑन, जो आपका इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है ये कब बना है, तो ये बना है 26 सितंबर 1946 को, ठीक है ना, ऑलराइट, ठीक है। तो ईज एजेंडा इज एम्ड एट इंस्टीट्यूशनलाइजिंग क्लीन एंड स्मार्ट बैंकिंग, ठीक है। मकसद ये इसका एक क्लीन और स्मार्ट बैंकिंग हम लेके आए, ठीक है। ऐसे स्टेप्स वगैरह लेकर आए जहां पर आपको एनपीएस जो है वो हम डिक्रीज कर पाएँ, ठीक है ना, और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ा पाएँ। इस प्रकार की चीज़ें इस इंडेक्स के द्वारा लाई जाती हैं, ऑलराइट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का आर्टिकल। मुझे उम्मीद है आपको ये आर्टिकल पसंद आया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।